जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 16/10/2020, अध्याय 10 जीवों में श्वसन। सर्वप्रथम हमने देखा था कि श्वसन हम किस प्रकार से करते हैं। नासा गुहा और नासा गुहा से हम श्वास लेते हैं। मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, हमारे जो फेफड़े हैं, पसलियां हैं, फेफड़ों के अंदर श्वास जब जाती है, डायाफ्राम नामक क्रिया उसमें होती है। वर्क्स गुहा पास में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम या मध्यपट कहलाती है, मध्यपट कहलाती है, वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन को डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये गति हमारी वृक्ष गुहा के आसपास को बढ़ा देती है और हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण कण आदि होते हैं। अंतःश्वसन कहते हैं, जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारे नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है। छोड़ने से अवांछित वायु कण के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वस्थ वायु ही शरीर में प्रवेश करती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। जैसे वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती है, वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। जो लोग बहुत ही अधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर छेद हो जाते हैं। जब वो सांस लेते हैं, उन फेफड़ों में से सांस बाहर निकलती है और उनको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। उसी प्रकार हम जान लेने के बाद भी श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा के आवाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक ये दावा कर रहा था कि सीने को सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को हम सहपाठियों के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे हम सांस को ऊपर खींचते हैं तो हमारा सीना बाहर आता है। जब हम सांस को जब धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वापस उसी स्थिति में सांस आ जाती है। जैसे एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते के वृक्ष को आप माप कीजिए, उन्हें विस्थापित होने पर वृक्ष का आप माप लीजिए। किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया। हम श्वसन की क्रिया विधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। 1 मिनट में औसतन 15-18 बार हम सांस लेते हैं। सांस की जो दर है 25 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं और
और प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वायु के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, बोतल के ढक्कन में ऐसा छिद्र कीजिए जिससे वो नली आसानी से निकल जाए और नली के साकित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना खुले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। जब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सीलबंद कर दीजिए, वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध देते हैं। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए, गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ को परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है, आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में असमर्थ हो गए होंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर जैसे गुर्दे होते हैं, प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और रबड़ सेट, हम उच्च वसन में बाहर निकालते हैं। जैसे कोई पतली स्वस्थ परख नली लीजिए जिसमें कार्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक को एक स्ट्रॉ नली को परख नली से इस प्रकार डालिए कि चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। क्या आप इसे 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्चवसन करते हैं, गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्चवसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्चवसित करते हैं अथवा उनके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्चवसित करते हैं? अन्य जंतुओं में भी श्वसन जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सरल पक्षियों आदि जंतुओं की वर्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? जैसे काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। जैसे नियमित बेहतर जीवन के लिए श्वास नियमित परंपरागत श्वसन प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु के अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हम एक परख नली लेते हैं, उसमें हम चूने का पानी डाल देते हैं और उसमें स्ट्रा डाल देते हैं और उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि जैसे अंतःश्वसित और उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, जैसे फेफड़े जैसे हम फेफड़े का एक चित्र बनाते हैं। जैसे फेफड़े ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार से 0.04 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सर्वप्रथम अंतर शोषित और उच्च शीत वायु, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ये होती है 16.4% और वो होती है 21%। देखिए, जैसे 21% ऑक्सीजन है, उच्च वाष्पित वायु 16.4 ऑक्सीजन, 16.4% ऑक्सीजन, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। और